हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आज आ चुकी है और अपनी क्लास में हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक चैप्टर को लेकर के। वो चैप्टर कौन सा है? वर्ड विचार जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब वर्ड विचार से तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज को जानेंगे। जो है क्लास की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आप आशा करता हूं बहुत ही जोरदार और लगन के साथ अपनी मेहनत को जो है साकार करने में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो मेहनत को आप करते रहिए सबसे पहले तो। और बाकी रही बात आप तक सारे मटेरियल को पहुंचाने की बहुत शानदार तरीके से, तो वो जिम्मेदारी होती है रैंकर्स एजुकेटर की, टीचर फैकल्टी की, और वो अपने लगातार इस काम में लगी हुई है। ठीक है, काम को आपको अपनी मेहनत से करना है, ईमानदारी के साथ करना है। बाकी हमारी टीम तो आपको प्रोवाइड कर ही रही है लगातार पूरी फैसिलिटीज। ठीक है, तो जोरदार तरीके से इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं और जानते हैं वर्ड विचार के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेसिक माना जाता है। लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं ना भैया, जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो ऐसे टॉपिक से बनाए जाते हैं जिस पर बाकी लोग गौर नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर भी बहुत ही सुपर माइंडेड होता है। ठीक है, और उसको एग्जामिनर बनाया ही इसलिए जाता है कि उसके पास सुपर माइंड हो। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वर्ड विचार को लेकर के। सारे डाउट्स आज इस क्लास में क्लियर हो जाने वाले हैं। एक ही क्लास में वर्ड विचार को समाप्त करने वाले हैं, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह घोल के पी जाएंगे इस चैप्टर को। चलो शुरुआत करते हैं और जानते हैं वर्ड विचार के बारे में। सबसे पहले तो एक जो वर्ड विचार शब्द मैंने बोल दिया, इस वर्ड विचार के बारे में समझ लेंगे। तो वर्ड विचार होता क्या है? ठीक है, भौतिक जगत का अध्ययन करने वाले छात्र को क्या कहते हैं? ठीक है, फिजिक्सिस्ट कहते हैं, फिजिसिस्ट कहते हैं। ठीक है, रासायनिक जीवन में रसायन का अध्ययन करने वाले को केमिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब वो अध्ययन किस चीज का करता है? रसायन, मतलब कि रसायन जो है, रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री होती है, ठीक है, उसका अध्ययन करता है। तो भैया उसको कहते हैं रसायन, जो है आपका केमिस्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है? ठीक है, वो अध्ययन तो कर रहा था भौतिक जगत का, तब वो कहला रहा था यहाँ पे फिजिसिस्ट। ठीक है, अब हम लोग किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं? ठीक है, जब वो भौतिक जगत का अध्ययन कर रहा था तो हम लोगों को वर्ड विचार में वर्ड का अध्ययन करना है, जो वर्ड क्या होता है। ठीक है, अब जब वो भौतिक जगत में किस चीजों के बारे में, मनुष्य क्या होता है, ठीक है, मनुष्य क्या होता है, सारी भौतिक गतिविधि जितनी भी होती है वो सारी चीजों के बारे में जानकारी वो करता है। और इसी प्रकार से वो अध्ययन में लगा हुआ होता है। इसी प्रकार से हमको अध्ययन करना है वर्ड के बारे में, संपूर्ण जानकारी, व्यवस्थित क्रम में जानकारी करना वर्ड विचार कहलाता है। ठीक है, वर्ड विचार को लेकर के बात समझ में आई। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, सबसे बेसिक पॉइंट की, वर्ड या ध्वनि की परिभाषा। ठीक है, अब यहां पर मैंने जो ऑब्लिक लगाया हुआ है ना, ये आपके डाउट के लिए ही लगाया गया। ठीक है, किसके लिए? हमें पता है कि आपके मन में इसको लेकर के डाउट आया होगा। क्यों आया होगा? कि भैया वर्ड अलग होता है, ध्वनि अलग होती है, ये आपके दिमाग में चलता है। ठीक है, तो आज इस डाउट को क्लियर करते हैं। चलो, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे बेसिक बात बताई गई हिंदी भाषा की ऐसी छोटी इकाई। अब छोटी इकाई ऐसी कहा गया है, मतलब सबसे छोटी इकाई है, तो भैया उससे छोटा जब कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये बात तो तय हो गई कि उसके टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटा है। ठीक है, वो नगण्य है, मतलब सबसे छोटा माना गया है, तो उसके टुकड़े और नहीं होंगे। अब एक बात को और समझेंगे, जो कि बहुत यहाँ पे साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं कि भैया भाषा का प्रयोग किया है, तो सबसे पहले हम लोग भाषा को समझ ले, ये भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा के बारे में जानेंगे, अपने मन के भावों और विचारों को। सबसे पहले एक परिभाषा। सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए कि इस क्लास को एक मूवी की तरह नहीं दिखना। ठीक है, यहाँ पुष्पा 2 का यहाँ ट्रेलर नहीं चल रहा है भैया। ठीक है, ना ही सीरीज चल रही है कोई। ठीक है, इस बात को जान लेंगे, मजाक में नहीं लेना है, थोड़ा आप सीरियस हो जाइए। देखिए, बोर्ड एग्जाम आप दे चुके हैं, आपकी उम्र भी काफी अच्छी लेवल पे पहुंच गई है। ठीक है, 18+ आप हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर और समझदार बनिए। यहाँ आप अपने कैरियर से, आपने जो है लाइफ से रिलेटेड आप यहाँ पर फैसला लिए कि आप सीयूटी में दाखिला लेंगे, 2025 में अपना साकार जो है सपना करेंगे। ठीक है,
क्या करेंगे, अपने सपने को साकार करेंगे। तो भैया आपको ईमानदारी से कार्य करना है, ठीक है। तो भैया जो भी डाउट्स आपके होते हैं यहाँ पर, आप जो मैं आपको डाउट पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करते हुए ईमानदारी से चलेंगे। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर भाषा की। तो भैया अपने मन के भावों और विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक या अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना क्या होता है, भाषा कहलाता है। किस माध्यम से पहुंचाते हैं, वो पहुंचाने का, अपने मन के भावों और विचारों को सामने वाले तक पहुंचाने का एक माध्यम जो है वो भाषा है, ठीक है। विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है। अब भैया हम अपने दिमाग में क्या प्रकट करेंगे, विचार ही तो हम प्रकट करेंगे, अपने भाव ही तो प्रकट करेंगे किसी के सामने। भैया ऐसा तो है नहीं कि सकलक बुम बुम वाला हमारा प्लान है, यहाँ पर हम साइकिल बना देंगे और साइकिल हमारे सामने आ जाएगी, ऐसा है क्या, कतई नहीं है। तो भैया हम अपने भावों और मन के जो भी विचार हैं वो हम सामने वाले तक पहुंचाते हैं। जैसा मेरा विचार है यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस चैप्टर को उठा के आपको यहाँ पर एक गिलास में घोल करके और पिला देंगे, नहीं है भैया। हम आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, समझना होगा चीजों को, तब जाकर के आप इस चीज को सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने मन के भावों और विचारों को अपने सामने वाले व्यक्ति तक या फिर प्रकट करने का एक माध्यम होता है भाषा, ठीक है। भाषा की परिभाषा यहाँ पर समझ में आई, ठीक है। ये हो गया भाषा की परिभाषा। अब हम लोग समझेंगे वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या ध्वनि कहलाता है, ठीक है। वर्ण या ध्वनि कहलाता है, ठीक है। अब हम एक चीज को समझेंगे वर्ण या ध्वनि के बारे में जो अंतर है, एक पॉइंट को लिख लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टार पॉइंट यहां पर लगाते हैं। सबसे पहले तो वर्ण जो है, ठीक है, इस बात से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वर्ण जो है वो ध्वनि का क्या होता है, लिखित रूप होता है। वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हम बिंदु बता रहे हैं, जो ध्वनि होती है, ध्वनि क्या होती है, वर्ण और ध्वनि में क्या संबंध है, तो भैया यही संबंध है, जान लीजिए, लिख लीजिए एक बार, ठीक है। ध्वनि जो है वो वर्ण का कथित, ठीक है, क्या होती है, कथित रूप। कथित का मतलब उच्चारित रूप, ठीक है। अब उच्चारित का अगर आप मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया थोड़ा सा आप मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। उच्चारित का मतलब होता है बोला हुआ, ठीक है, या कहा हुआ, ठीक है। क्या हुआ, कहा हुआ, ये हो गया। रूप जो है क्या होता है, ध्वनि जो है वर्ण का लिखा हुआ या फिर कथित रूप होता है, ठीक है। बात आप समझ पाए। कहने का यहां पर मतलब क्या हुआ कि भैया जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि होती है वो वर्ण का लिखित रूप होती है। यहाँ पर वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है और जो ध्वनि होती है वो वर्ण का कथित, मतलब बोला गया, मतलब उच्चारित रूप होता है। अब जैसे कि इसी यहाँ पर इस सेंटेंस को मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, ये तो हो गया मौखिक रूप, मतलब इस ध्वनि के माध्यम से आपके कानों में आपने श्रवण किया इस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया लिखित रूप। आपको मैंने यहाँ पर लिख करके बता दिया, तो ये उस ध्वनि का क्या हुआ, यहाँ पर लिखित रूप हो गया, ठीक है। तो यही संबंध है ध्वनि और वर्ण में, ठीक है। आशा करता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी, मैं यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक उदाहरण से समझेंगे, जैसा कि यहाँ बताया गया है, और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब एक शब्द को हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लेंगे, ठीक है। कौन सा शब्द है, जैसा कि मैंने एक अक्षर को उठाया यहाँ पर का, ठीक है, या फिर एक अक्षर की जगह हम यहाँ पर माँ को उठाते हैं, ठीक है, माँ को उठा लिया। अब इसका उच्चारण करेंगे आप तो माँ बोलेंगे, माँ के साथ आ का उच्चारण साथ में हो रहा है। किसका उच्चारण हो रहा है, तो भैया आ का उच्चारण भी प्लस पॉइंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। माँ के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, तो भैया यहाँ पर ये सबसे छोटी इकाई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके साथ किसी अन्य वर्ण का उच्चारण हो रहा है। अब इसकी जरा हम इसके खंड करेंगे, ठीक है। इस माँ को अगर हम विच्छेद करेंगे तो भैया यहाँ पर ये आधा माँ निकलेगा और इसके बाद आ, क्योंकि इसका उच्चारण जब हमने किया इसके साथ आ निकल रहा था, तो भैया इस आ को हम लोग अलग कर देंगे, इस माँ को अलग कर देंगे। अब हमें आप ये बताइए, इस शब्द को आप उच्चारित कर पाएंगे क्या, ठीक है। या फिर इसी जगह मैं इस का को यहाँ पर विकसित करूं यहाँ पर, तो ये आधा का हो गया और प्लस आ हो गया, ठीक है। इस का उच्चारण करते समय भी आ निकल रहा है, तो भैया आप हमें ये बताइए, आप इस शब्द को उच्चारित कर पाएंगे क्या, तो आप कहेंगे नहीं।
तो यहाँ सीधा सा तात्पर्य ये था कि भैया जो यहाँ सबसे छोटी इकाई होती है उसको उच्चारित भी तो नहीं किया जा सकता जब तक वो पूर्ण अक्षर के रूप में हमारे सामने नहीं होगी, अपने पूर्ण रूप में नहीं होगी। तो भैया सबसे छोटी इकाई हो गई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इससे ज्यादा माँ के खंड नहीं होंगे और का के खंड नहीं होंगे, तो ये हो गई सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो ये होता है वर्ण। ठीक है, बात आपको समझ में आई, ये होता है ध्वनि। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्ण के प्रकार के बारे में। वर्ण के प्रकार के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो भैया वर्ण यहाँ पर दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। कौन कौन सा दो भाग होता है? स्वर और व्यंजन। इस बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बहुत बेसिक सी चीज पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बारे में अब जब इसके बाद का जो टॉपिक हमारा आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, इस बारे में जानकारी आपको होगी। ठीक है, स्वर और व्यंजन दो भागों में विभाजित किया गया है वर्ण को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम स्वर को देखेंगे जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो होते हैं स्वर। इसकी परिभाषा आपको याद होगी। ठीक है, याद थी? ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं थी तो कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जिन वर्णों का, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस जो है, श्वास होती है जिसको आप जो है वायु लेते हैं। ठीक है, और ये कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। स्वर का उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का अवरोध हमारे कंठ मार्ग में, तालु मार्ग में, कहीं भी वायु के मार्ग में नहीं होता है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम उदाहरण के तौर पर, ठीक है, आ का उच्चारण करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट, आपको हम जरा विस्तार से ही समझा दें। सबसे पहले हम स्वरों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या भैया कितनी होती है? आपको इस चीज से लेकर के डाउट होंगे। कहीं पे आप 13 स्वरों की संख्या देखते हैं, कहीं पे आप 11 स्वरों की संख्या देखते हैं, कहीं पे आप 10 स्वरों की संख्या देखते होंगे। ठीक है, 13 कब था भैया? आप जब बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही जूनियर लेवल पे पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि भैया स्वरों की संख्या कितनी होती है। बेटा, आप स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है जरा एक बार लिख करके भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख करके देखते हैं। सबसे पहले आ हो गया, इसके बाद आपका ये आ जाता है। ठीक है, ई हो गया, फिर बड़ी ई हो गया। ठीक है, फिर ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर आपका री आ जाता है। ठीक है, ऊ आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका ओ होता है, औ होता है, अंग होता है और आपका आहा होता है। ठीक है, जिसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये आपने यहां पर देखे होंगे कितने हो गए हैं टोटल। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये आपके जो 13 स्वर हो गए हैं, आपको बचपन में पढ़ाया गया कि भैया 13 स्वर होते हैं। लेकिन अब जब आप एक अच्छे स्तर पे आ गए हैं, एक ऐसे एग्जाम को, प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं, तो आपको मुख्य चीज की जानकारी होनी चाहिए और जो सत्य है। ठीक है, तो भैया आपको हम बता दें कि जो यहां पर देखे गए स्वतंत्र रूप से सबसे पहले उच्चारण करेंगे, इस चीज को सिद्ध करेंगे कि भैया किसी प्रकार का अवरोध तो नहीं हो रहा है इनको उच्चारित करने में। चलिए समझेंगे। आ को उच्चारित किया, किसी प्रकार का अवरोध नहीं हुआ। यहां तक ए तक हमने उच्चारण किया, किसी प्रकार का अवरोध हमारे वायु मार्ग में नहीं हुआ। लेकिन इस री का उच्चारण करते समय हमारे जीव का जो भाग है वो हमारे मुख के तालु के अगले भाग से टकरा गया। ठीक है, तो भैया री को क्या कहा गया? एक चीज को समझेंगे, जो री है हमारे व्याकरण विदों ने, ठीक है, सावधानी से समझेंगे इस चीज को। क्या समझेंगे? री जो है, सबसे पहले तो बताया गया कि यहाँ पर स्वर कितने होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, 13 संख्या होती है स्वरों की। लेकिन अब आप जब एक स्तर से देखते हैं, इस चीज को बारे में बहुत अध्ययन करते हैं, तब एक चीज को जानते हैं कि भैया जो अंग और आहा होता है, जो अंग और आहा होता है, अनुस्वार और विसर्ग जो होता है, उनको स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वो स्वर नहीं होते हैं, उनको अयोगवाह वर्णों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, एक चीज को सबसे पहले समझेंगे, ये हम आपको बताते हैं। ये दोनों जो हो गए वो आपको अयोगवाह वर्ण हो गए। कौन से?
अच्छा, अब अयोगवाह वर्ण हो गए, तो अयोगवाह वर्णों के बारे में हमें जान लेना चाहिए। अयोगवाह वर्ण होते क्या हैं? अयोगवाह वर्ण स्वर और व्यंजनों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, जिनका प्रयोग सब जो है चिन्हों के रूप में किया जाता है। अब एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि हमें यहां पर लिखना है चंद्रमा। क्या लिखना है भैया? हमें यहां पर चंद्रमा लिखना है। अब हम चंद्रमा में इस अनुस्वार का प्रयोग किए हैं। कहीं आपने ऐसा देखा है क्योंकि हमने जहां पर अंक का उच्चारण किया और आपने इस प्रकार से कहीं चंद्रमा लिखा हुआ देखा है? बताइए, आपने इस प्रकार से कहीं चंद्रमा लिखा हुआ देखा है? आप हमें एक बात बताइए, निःशुल्क इस प्रकार से लिखा जाता है, निःशुल्क इस प्रकार से लिखा जाता है, आपने कहीं इस प्रकार से निःशुल्क लिखा हुआ देखा है? आपने इस प्रकार से कहीं निःशुल्क लिखा हुआ देखा? ठीक है, क्योंकि विसर्ग हमें जरूरत हो रही थी, तो इन दोनों स्वर और जो है व्यंजनों के बीच में, व्यंजन वर्णों के बीच में संबंध स्थापित करते समय जिन शब्दों का, जिन वर्णों का प्रयोग हम एक चिन्ह के माध्यम में करते हैं, चिन्ह के रूप में करते हैं, वो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो यह बात आपको समझ में आई? एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, एक बार और जो है इसको बता देते हैं। जिन वर्णों का प्रयोग हम लोग स्वर और व्यंजनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए चिन्ह के माध्यम में, चिन्ह के रूप में करते हैं, वो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या 3 होती है। यहां पर हमें 2 बताया गया है, एक और आपने देखा होगा। सबसे पहले तो आपका यह अनुस्वार हो गया, इसके बाद आपका चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, आपने इस चंद्र बिंदु को भी देखा होगा, ये भी आपका जो है अयोगवाह वर्ण में आता है। तीसरा आपका विसर्ग रूप में जो आ होता है। ये 3 आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं बहुत स्पष्टता आपके चीजों से जो है चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं री पे। हम लोग बात कर रहे थे, अब री का उच्चारण करते समय जैसा कि मैंने बताया, एक अवरोध हो रहा था, एक विरोध हो रहा था वायु मार्ग में। तो भैया हमारे व्याकरणविदों ने बताया, इसके साथ जैसा कि परिभाषा में कहा गया है, अन्य वर्ड की जरूरत नहीं होती है इनको बोलने के लिए, लेकिन हम री का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से रा का उच्चारण हो जाता है। ठीक है, अब जब रा का उच्चारण हमारे मुख से हो रहा है तो भैया हम तो ये कह ही नहीं सकते, इस परिभाषा के हिसाब से तो ये सिद्ध नहीं हुआ कि री स्वर है। ठीक है, तो हमारे व्याकरणविदों ने कहा कि जो री है वो पूर्ण स्वर नहीं है, पूर्ण स्वर की जगह पे इसको अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। क्या है? इसको अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। क्या बताया? इसको अर्ध स्वर की श्रेणी में री को रखा गया है। अब मुख्यतः हमारे जो स्वर हो गए हैं वो हो गए हैं मात्र 10 प्रकार के। कितने हो गए? स्वरों की संख्या हो गई 10। ठीक है, वास्तविकता जानने के हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भैया जैसा कि आपको यहाँ विकल्प दिख रहे थे, 13 होते हैं, 11 होते हैं कि 10 होते हैं, वास्तविकता समझ में आई कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इस चीज को समझेंगे, बारीकी को समझेंगे, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ। ठीक है, अब आपको इसमें जो है किसी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। चलिए अगले चरण पे चलते हैं। ठीक है, अगले चरण पे अब हम लोग स्वर के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, अब स्वर के प्रकार के बारे में अध्ययन करना है। स्वर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? मूल ह्रस्व स्वर है, संधि स्वर है, प्लुत स्वर है। यहां पर भी आपके मन में डाउट इसलिए आया होगा, ये निश्चित है। ठीक है, मैं इसलिए आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं कि भैया आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपने संधि स्वर नामक जो शब्द मैंने यहां पर प्रयोग कर दिया वो नहीं सुना होगा। संधि के 3 प्रकार सुने होंगे। कौन कौन से? आपका मूल स्वर, ह्रस्व स्वर जिसको लघु स्वर कहते हैं, और इसके बाद आप दीर्घ स्वर सुने होंगे, संयुक्त स्वर सुनेंगे। ठीक है, लेकिन आपने संयुक्त यहाँ पर संधि स्वर का नहीं सुना होगा, नाम प्लुत स्वर का आपने नाम नहीं सुना होगा। तो भैया जब नाम नहीं सुना है और वास्तविकता में यहाँ पर स्वर के 3 भेद होते हैं, मूल या ह्रस्व स्वर होता है, संधि स्वर होता है, तो आपका तीसरा प्लुत स्वर होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं आखिर ये होते क्या है। ह्रस्व का मतलब सबसे पहले समझेंगे, लघु होता है बेटा। ठीक है, लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, एक चीज स्पष्ट हो गई, ह्रस्व का मतलब लघु या छोटा। मूल का मतलब होता है मुख्य। ठीक है, ठीक स्पष्ट हो गई। मूल या ह्रस्व स्वर का मतलब हो गया जो छोटे हैं और मुख्य है। तो भैया एक परिभाषा लिखेंगे, मूल या ह्रस्व स्वर कहते किन्हें हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो यहां पर लिखेंगे जिन स्वरों को उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का क्या लिखेंगे? जिन स्वरों का उच्चारण
करते समय सबसे कम समय लगता है। क्या लिखेंगे? सबसे कम समय लगता है। ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट इसके साथ साथ लिख लेंगे कि भैया जो उनको उच्चारित करने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है, क्या होती है? जिनको उच्चारित करने में सबसे कम समय लगता है और हमारे मुख के द्वारा वायु का जो निकास होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? वायु के निकास सबसे कम होता है, वो आपके कहलाते हैं क्या? मूल या ह्रस्व स्वर। ठीक है। ये कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो भैया अगर जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, री को तो हम स्वरों की श्रेणी में रखते नहीं है, तो ये मुख्यतः कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले तो आपका ये आ होता है, ये ई होता है और ये ए जो है आपका ऊ होता है। क्या होता है? ऊ होता है। ठीक है। अगर हम जूनियर लेवल पे देखते हैं तो इसमें री को भी रख लिया जाता है, अन्यथा की स्थिति में जो सत्य है मैंने आपको बताया, री को स्वर नहीं माना जाता है। तो मुख्यतः जो होते हैं मूल स्वर 3 होते हैं। ठीक है। चलिए अब जरा हम संधि स्वर के बारे में बात करें। सर आपने संधि स्वर लिखा है, संधि स्वर के बारे में जब हम आपको अब जो पॉइंट बताने जा रहे हैं कि संधि स्वर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं भैया? संधि स्वर के 2 भाग होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है। सच्चाई ये है, ठीक है, क्या है? दीर्घ, यहां पर संधि स्वर के 2 भाग होते हैं जिसको कहते हैं आप दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है। संधि स्वर के भेद होते हैं जिनको आप स्वर के भेद पढ़ते हैं। ठीक है। स्वरों के भेद पढ़ते हैं वो भैया संधि स्वर के 2 भाग होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम लोग दीर्घ स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है भैया? लघु स्वर होते थे जिनको बोलने में कम समय लगता है और हमारे मुख से वायु कम निकलती है। अब हम बात करेंगे जिनको बोलने में मूल या ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, वायु अधिक निकास होता है, उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? सबसे पहले तो इस परिभाषा को लिख लेंगे, उस परिभाषा के बाद इनकी संख्या को लिखेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? आपका आ हो गया, ई हो गया, इसके बाद आपका ऊ आ जाता है। इनकी संख्या भी 3 होती है। ठीक है। ये 3 जो है दीर्घ स्वर होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर के बारे में आपको, इस संयुक्त जब मैंने लिख दिया तो इसके बारे में भ्रम नहीं होना चाहिए। संयुक्त का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। संयुक्त का मतलब मिला हुआ। तो भैया जब मिला हुआ है तो मतलब हो गया 2 स्वरों के मेल से। क्या हुआ? 2 स्वरों के मेल से, मेल का मतलब योग से बने हुए स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, बात समझे। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं जरा इस बारे में जानेंगे। हमने इसमें जाना आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा जो है आ हो गया, बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया। ये तो आपके मूल स्वर और दीर्घ स्वर हो गए। अब संयुक्त स्वर के बारे में बात करेंगे तो ए जो होता है, जो अ होता है, ठीक है, जो ओ होता है, ठीक है, जो अ होता है, भैया इन चारों वर्णों को संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। अब आप कहेंगे ये जो है किस शब्दों से, किन वर्णों से, किन स्वरों से मिलकर बन रहा है, तो अब इस चीज को जानेंगे। ठीक है। जब ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखे गए हैं तो ये बात भी जान लेना बहुत जरूरी है आखिर ये किससे मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। तो इस चीज को जरा हम समझेंगे। यहां पर जो ए है, ठीक है, जो ए है वो भैया यहां पर आ और ई से मिलकर बनता है। ठीक है, जो ए होता है। अब जो ए होता है वो आ और ए से मिलकर बनता है। किससे? आ और ए से मिलकर। जो ओ होता है वो आ और ऊ से मिलकर बनता है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। आ और ऊ से मिलकर बनता है। जो अ होता है वो आ और, ठीक है, वो किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ओ से मिलकर जो बनता है वो अ होता है। ठीक है, बात समझ में आई। यहां पर संयुक्त स्वर की श्रेणी में क्यों रखा है? तो यहां पर ये 2 स्वरों के मेल से बन रहे थे, तो इसके लिए इन्हें जो है संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। बात को समझे? ठीक है, इस चीज को आप स्पष्टता समझ गए होंगे। अब अगला जो भाग आता है हमारा प्लुत स्वर।
ठीक है भैया, प्लुत स्वर क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। जिनको बोलने में सर्वाधिक समय लगता है और हमारे मुख से सर्वाधिक वायु का निकास होता है, वो होते हैं प्लुत स्वर। परिभाषा लिख लिए। परिभाषा के बाद अब एक यहां पर हम वर्ण ले रहे हैं, उसको समझना जरा, ठीक है। ओम, जरा इसका उच्चारण करते हैं तो ओम बोलने में हमें सर्वाधिक समय लगता है, हमारे मुख से सर्वाधिक वायु लगती है। तो भैया ओम जैसा ये वर्ण है, इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। परिभाषा समझेंगे, जिसको बोलने में सर्वाधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। बात को समझ गए, ठीक है, स्पष्ट हो गई ना बात। कौन कौन से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, कौन से भेद के बारे में क्या आपका वर्णन है, इस बारे में जानकारी हो गई। कितनी संख्या होती है, स्वर के प्रकार के बारे में कोई डाउट रहा नहीं रहा होगा, ठीक है। अब जब नहीं रहा है तो हम इस भाग के बाद अगले भाग पर चलते हैं। चलिए, अब अगला भाग जो हमारा आया है व्यंजन। चलिए, व्यंजन की परिभाषा, जिन उच्चारण जो है, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी न किसी स्वर की या फिर अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। यहां पर एक चीज को और सबमिट करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे भैया कि यहां पर लिखा गया है किसी स्वर की जरूरत होती है। इस स्वर के बाद हम लोग बोलेंगे किसी स्वर या फिर अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब अन्य वर्ण हम किस प्रकार से कह सकते हैं, एक हमने यहां उदाहरण लिया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, ठीक है, त्रा को ले लें, त्रा, ठीक है। अब त्रा भी एक व्यंजन की श्रेणी में आता है, ठीक। अब जब त्रा यहां पर व्यंजन की श्रेणी में आता है तो ता को और रा को जब मिलाया जाता है तो भैया ये दो जब वर्ण मिलते हैं, रा किसी प्रकार का वर्ण स्वर नहीं है, ठीक है। रा जो है वो किसी प्रकार का स्वर नहीं है, तो भैया यहाँ पर दो वर्णों के मेल से इस बात को हम कह सकते हैं कि दो वर्णों की जरूरत होती है या दो स्वरों की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे, 33 इनकी संख्या होती है। अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। वर्गीकरण के प्रकार से ऐसे जानेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता नहीं बोले जा सकते हैं। अब गा के बाद अगर हम गा का विच्छेद करेंगे तो भैया गा में यहाँ पर हलंत लगा करके आ को अलग कर देंगे। तो आप हमें ये बताइए, आप इस गा को आप उच्चारित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का जो है क्या होता है, अंतर होता है स्वर में और व्यंजन में, ठीक है। परिभाषा से इस बात से स्पष्ट हो गया होगा कि भैया क्या अंतर होता है स्वर में और व्यंजन में। चलिए, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। सर हमने अभी तक 4 प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से 4 प्रकार पढ़े थे, आपने यही पढ़े होंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के बारे में आपने आशा करता हूं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा अनुमान है मेरा। अगर आपने पढ़ा है तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, ठीक है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, अब आपने नहीं पढ़ा है तो इस कक्षा को इसीलिए रखा गया है कि आपने जो नहीं पढ़ा है उस चीज की जानकारी आपको हो जाए, ठीक है। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, एक बात को लिखेंगे, व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इन सारे व्यंजनों के बारे में जानकारी करेंगे। स्पर्श व्यंजन के शब्द से अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है। क्या हो गया, स्पर्श का मतलब छूना। भैया इस चीज से समझेंगे, किस चीज को छूना, भैया जिन्हें उच्चारित करने में, परिभाषा लिखेंगे, जिन्हें उच्चारित करने में हमारे मुख के, क्या लिखेंगे, जिन्हें उच्चारित करने में हमारे मुख के अंग, मुख के जो भीतरी अंग हैं वो आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, आपस में स्पर्श करते हैं। तो भैया ऐसे वर्ण जो है, ऐसे व्यंजन वर्ण हो गए हैं, ऐसे वर्ण हो गए हैं जिन्हें बोलने में, जिन्हें उच्चारित करते समय हमारे मुख के आंतरिक जो अंग होते हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, टकराते हैं या किसी प्रकार का अवरोध उनमें होता है, तो भैया वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। बात समझे, स्पर्श व्यंजन से क्या हुआ, जिन्हें बोलने में हमारे किसी न किसी अंग का टकराव होता है, मिलाव होता है, स्पर्श होता है, वो भैया होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है, मुख के अंग, ठीक है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है,
अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलने में, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें बोलने में हमारे जिह्वा का अग्रभाग क्या होता है? क्या होता है? हमारे जिह्वा का अग्रभाग हमारे तालु के अग्रभाग से टकराता है। एक चीज को समझिए, अंतस्थ व्यंजन होता है हमारे जिह्वा का अग्रभाग हमारे जो है क्या होता है? तालु के अग्रभाग से टकराता है, ठीक है। क्या होता है? जीभ का अग्रभाग क्या होता है? अग्रभाग मतलब आगे का भाग, ठीक है, हमारे तालु के अग्रभाग से टकराता है, ठीक है, या स्पर्श करता है, तालु के अग्रभाग से स्पर्श करता है, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, उच्चारित करते समय। अब ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन के शब्द से मतलब निकालेंगे। ऊष्म का मतलब होता है, ऊष्मा मतलब गर्मी, ठीक है, मतलब इसको उच्चारित करते समय हमारे मुख से क्या होता है? गर्म वायु निकलती है। परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा सर्वप्रथम यहां पर लिखेंगे, जिन्हें उच्चारित करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, जो है निष्कासित होती है, ठीक है, निष्कासित होती है। इस चीज को समझे, हमारे मुख से गर्म वायु निष्कासित होती है या फिर गर्म वायु निकलती है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। जिस प्रकार से हमने संयुक्त स्वर के बारे में समझा था, संयुक्त का मतलब होता है योग। भैया दो व्यंजन वर्णों के योग से मिले हुए वर्ण को, बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए, दो वर्णों के मेल से बने हुए व्यंजन वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्विगुण व्यंजन के बारे में, ठीक है। अब द्विगुण व्यंजन के बारे में, ये द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो भैया आपने दो शब्दों को यहां पर पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज को यहां पर देखेंगे, कौन कौन से दो शब्द है इस प्रकार से जिससे से ढक्कन लिखते हैं। ये जो शब्द है ये आप अपनी जो है वर्णमाला में नहीं देखते हैं, या एक और शब्द है, एक और वर्ण है, इन दोनों वर्णों को आप अपनी वर्णमाला में नहीं देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग दिनांक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दिनांक, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो भैया ये आप अपनी सुविधा अनुसार इस प्रकार से अनुस्वार का प्रयोग करके लिखते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में इसको दिनांक को लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखते हैं। कैसे? कभी आप जो है ऑफिशियल किसी पेपर को उठा करके देखेंगे, ठीक है, तो उस पुराने ऑफिशियल पेपर को उठा करके देखेंगे तो उसमें दिनांक जो है अगर लिखा हुआ तो बेटा इस प्रकार से ही लिखा होगा, ठीक है। इस चीज को कभी गौर करना, नोटिस करना इस चीज को, ठीक है। तो भैया इस जो अंक का, इस इड़ा का प्रयोग किया गया है, तो भैया ये अनुस्वार का यहाँ पर जो है अनुस्वार के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दो वर्ण है, ऐसे वर्णों को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये दो वर्ण हो गए द्विगुण, जो है आपके द्विगुण व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। बाकी इनकी संख्या आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले चरण पे चल रहे हैं, ठीक है। अगला चरण यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एक चीज को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझ गए कि भैया इस चार्ट के बारे में देख लेंगे, टोटल हमारे कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। चलिए ठीक है, व्यंजन वर्ण हमारे इतने होते हैं। सबसे पहले तो ये आपके इस प्रकार से क्यों लिखे गए हैं, आपने एक चीज को जानना होगा कि भैया वर्ग होता है, इनको इनके उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गों में विभाजित किया गया। सबसे पहला जो आता है वो का वर्ग होता है, ठीक है, का वर्ग होता है। सबसे पहले एक बात समझेंगे, व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। का वर्ग है, चा वर्ग है, इसके बाद आपका टा वर्ग है, इसके बाद आपका ता वर्ग है, इसके बाद पा वर्ग है, ठीक है। एक चीज स्पष्ट हुई यहां पर, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग और पा वर्ग। व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान के जो है अनुसार 5 भागों में विभाजित किया गया है। किस प्रकार से किया गया? 5 भागों में, उनके उच्चारण स्थान के अनुसार। अब बात करते हैं का वर्ग में और चा वर्ग में। इन सारे वर्गों में किस प्रकार से दिखते हैं? अंतिम अक्षर जो होता है इसको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या होता है? पंचमाक्षर, जो कि अनुस्वार के लिए प्रयोग किया जाता है। हर वर्ण का 5वां अक्षर क्या होता है?
अनुस्वार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके पहले हम लोग एक चीज के बारे में और समझ लेंगे, ठीक है। अल्प प्राण ठीक है और महाप्राण। ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है इस चीज के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? जिसको बोलते समय, ठीक है, जिसको बोलते समय हमारे मुख से अधिक समय लगता है, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है, अन्यथा की स्थिति में एक साधारण से शब्दों में कहा जाए तो हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, वो होते हैं क्या? महाप्राण। और जिनको बोलने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है वो होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। क्या होते हैं? वायु का, अब जिस प्रकार से हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि का को हमने यहाँ पे लिया है। अब का उच्चारण करते समय हम यहाँ पर का बोलते हैं तो हमारे मुख से कम वायु निकली और कम समय लगा, ठीक है। तो भैया जो का आता है वो अल्प प्राण की श्रेणी में आ जाता है। क्या? अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, ठीक है। दो वर्ण और होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इस प्रकार से आपको अगर पूछा जाए कि भैया एक वाक्य हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने आपको यहां पर बताया कि भैया इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भैया जैसे कि इस प्रकार से देखेंगे, महाप्राण जो होता है वो हर वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ अक्षर, ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का, एक चीज लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ मतलब दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है, ठीक है, जो अक्षर या वर्ण होता है वो महाप्राण की श्रेणी में आता है। जरा उच्चारित करके देखेंगे, हमारा का वर्ग का दूसरा अक्षर है खा। अब का को उच्चारित करते समय हमने का कहा और खा को उच्चारित करते समय हमारे मुख से अधिक समय लगा, अधिक वायु निकली, तो भैया वो हो गया महाप्राण, ठीक है। इस बात को समझ गए? का जो है यहाँ पर का और खा में क्या अंतर है, और अंतर दूसरा किसमें है? अल्प प्राण और महाप्राण में। तो इस बात को समझेंगे यहाँ पर किसी भी वर्ग का, ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों का प्रथम और चतुर्थ अक्षर अल्प जो है महाप्राण की श्रेणी में आता है। बाकी तीनों जो है अल्प प्राण होते हैं और 5वां अक्षर जो है पंचमाक्षर के रूप में, अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए अब और बातों को समझेंगे भैया। इनके उच्चारण स्थान किस प्रकार से होते हैं? का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। अब इनको अगर हम उच्चारित करते हैं, ठीक है, इनको उच्चारित करते समय हमारे जो मुख के जो है वो कंठ भाग आपस में टकराता है। क्या होता है? का को उच्चारित करेंगे तो हमारे जो है कंठ भाग आपस में जो है मिलाप करता है, टकराता है, अवरोध करता है। तो भैया यहाँ पर इन 5 वर्णों का, 5 अक्षरों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ में टकराव होगा, तो वो कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं। अब तालुका के माध्यम से, ठीक है, तालुका के माध्यम से हमारे चा वर्ग के बोले जाते हैं 5 अक्षर। चा यहाँ पर देखेंगे, चा बोलने में हमारे तालुका से जो हमारी जिह्वा का स्पर्श हो रहा है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया है, तालुका के माध्यम से बोले जाते हैं। तो भैया अन जो है अगला आता है मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है? तालुका जो होता है वो मुख का अग्रभाग होता है, ठीक है, तालुका जो होता है वो अग्रभाग होता है। मूर्धा जो होता है वो हमारे तालुका का पिछला भाग होता है, ठीक है। उच्चारण करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। टा बोलेंगे, टा बोलेंगे, ठा बोलेंगे, डा बोलेंगे और ढा बोलेंगे और इणा बोलेंगे। तो भैया इस प्रकार से जब उच्चारण किया तो आपने देखा कि भैया हमारी जो जिह्वा है वो हमारे तालुका के पिछले भाग से टकरा रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो वो होता है मूर्धा के माध्यम से बोला जाता है। अब जो यहाँ पर ता वर्ग है, ता वर्ग के 5 अक्षर हमारे दंत के माध्यम से, दंत यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान होता है, मतलब दांतों के स्पर्श से बोले जाते हैं, और ओष्ठ के माध्यम से मतलब होठों के अनुसार बोले जाते हैं, माध्यम से बोले जाते हैं। पा वर्ग के 5 अक्षर, पा बोला है, फा बोला है, मा बोला है, किसी प्रकार से बोला जाए तो यहाँ पर हमारे ओठ जो है, हमारे होठ आपस में स्पर्श करते हैं, ठीक है। बात को समझने का यहाँ पर प्रयास करें। किस प्रकार से मैंने आपको यहाँ बताया कि भैया जो आपके, ठीक है, जो आपके यहाँ पर ये 5 वर्गों का इस प्रकार से उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। अब एक चीज को और समझ लेंगे कि भैया जितने भी वर्ग होते हैं 5 वर्गों के हमारे 25 जो आपके व्यंजन वर्ण आए हैं। 5 वर्ग में कितने? एक वर्ग में 5 वर्ण हो गए, 5 वर्ग में
25 वर्ण हो गए। अब 25 वर्ण हमारे जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्या हो गया, पांचों वर्ण जो है हमारे स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। बात स्पष्ट हुई। ठीक है, पांचों व्यंजन स्पर्श जो है व्यंजन के पांचों, यहाँ पर जो आपके 25 वर्ण है वो व्यंजन आपके किसमें आते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब हम लोग उच्चारण करेंगे या से लेकर के वा तक। ठीक है, या से लेकर के वा तक जितने भी हमारे अक्षर आ रहे हैं वो हमारे अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। या है, रा है, ला है और वाह है। ठीक है, या, रा, ला, वाह। देख रहे हैं ना, आपकी जिह्वा का अग्रभाग हमारी तालुका से स्पर्श करता है, अग्रभाग से स्पर्श करता है। तो भैया ये जो है या से लेकर के वा तक हमारी जो है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसके बाद आ रहा था हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ठीक है, इस चीज को जरा हम यहां पर थोड़ा सा साफ कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात समझेंगे यहां पर सा से लेकर के हा तक। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। क्या होता है, गर्म वायु निकलती है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। जरा सा का उच्चारण करिए, इस सा का उच्चारण करिए, इस सा का उच्चारण करिए और हा का उच्चारण करिए। ठीक है, तो भैया आपके मुख से गर्म वायु निकलेगी। ठीक है, अब जब गर्म वायु निकलेगी तो वो ऊष्म व्यंजन के श्रेणी में आ जाते हैं। ये चारों व्यंजन आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या समझे, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, क्या हो गया, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब जो हमारे अगले व्यंजन के रूप में सामने आते हैं संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, ज्ञा। क्या आया, छ, त्रा और ज्ञा, ये आपके तीनों हो गए हैं संयुक्त व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो ता है, जो त्रा है, वो ता और रा से मिलकर बनता है। भैया जो ता और रा से मिलकर बनते हैं, दो वर्णों के मेल से बनना है तो वो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ज्ञा जो है वो या और जा के मेल से बनता है, किसके, ज्ञा जो है। इस बात को स्पष्ट करेंगे भैया कौन सा अक्षर किससे मिलकर बनना है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, जो छा होता है वो का और सा के मेल, यहां पर मेल से बनता है, का और इस सा के षटकोण वाले सा के मेल से बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। अब ज्ञा जो होता है, ठीक है, जो ज्ञा होता है वो यहां पर इया, जो जिसको आप इंगा कहते हैं, ठीक है, इया जो है और इसके बाद जा, इन दोनों वर्णों के मेल से बनता है ज्ञा। ठीक है, बात समझे, बात यहां पर समझने का प्रयास करेंगे क्यों ये संयुक्त व्यंजनों के श्रेणी में है। तो भैया ये मिलाप से बनना है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं है। तो भैया यहां पर ये जो है संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आ गए। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, बात को समझे, क्या मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से आप यहां पर समझ पाए कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया, उनके उच्चारण स्थान के हिसाब से किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। इसके बाद कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं, और जो है आपके जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। सारे व्यंजनों के बारे में बहुत अच्छे से समझा, स्वर के बारे में समझा, वर्ण के बारे में समझा। भैया जो आपका वर्ण विचार टॉपिक है वो यहां पर होता है समाप्त। ठीक है, वर्ण विचार जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने जो है आपके बहुत ही सावधानी के साथ, अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल इनको लेकर के आता है, किनको लेकर के, जो भी डाउट आता है, अगर आपको कोई चीज यहाँ पर समझ में नहीं आई है, वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट आपके समझ में आ जाए, एक एक बिंदु आपके समझ में बहुत साधारणता आ जाए। ठीक है, आशा करता हूं आपके समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो यही है आपका वर्ण विचार। क्या था, वर्ण के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में भी अध्ययन करना। हो गया वर्ण विचार। ठीक है,
समझ में आया होगा। अब हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने के पहले एक चीज के बारे में जान लेते हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी सीयूटी यूजी की तैयारी में लगे हुए हैं और जो विद्यार्थी इस सेशन को नया देख रहे हैं, ठीक है, इस चैनल पे नए हैं, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप सीयूटी यूजी की जो है तैयारी करना चाहते हैं, सीयूटी यूजी का मतलब हो गया बैचलर कोर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी जैसे कोर्सेज की तैयारियों में लगे हुए हैं, करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। जिस प्रकार से आपने इस कक्षा में देखा, कितने ही सरलता और जो है बहुत ही गहनता के साथ आपको सारी जानकारी मैंने दी, ठीक है। वर्ण विचार के बारे में बहुत आशा करता हूं आपके समझ में भी बहुत साधारणता आया होगा और समझ में ऐसी चीज आई होगी जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी थी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बहुत सावधानी से, बहुत आराम से, अगर आपके इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसा आपने इस क्लास में देखा, ऐसे ही हमारी सारी क्लासेस, सारे टीचर्स हमारे बहुत ही मेहनत के साथ आपके लगे जो है शिक्षा में आपके सपने को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप भी मेहनत करिए, इस कोर्स को सबसे पहले परचेज कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और इस क्लास, ठीक है, ये क्लास जो है इस तरह के आपको कहां मिलती है, रैंकर्स एडुकेयर के ऐप पर मिलती है भैया। पेड जो है आपकी क्लासेज होती है वो रैंकर्स एडुकेयर के ऐप पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझेंगे किस प्रकार का हमने अध्ययन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले रैंकर्स एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। बात को समझे यहां पर, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा फैसिलिटीज, फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे 2 बैच चल रहे हैं, कौन कौन से, गारंटीड सिलेक्शन बैच है और आपका स्प्रिंटर बैच है। कौन सा? स्प्रिंटर बैच। दोनों में अंतर क्या है? गारंटीड सिलेक्शन बैच में जो क्लासेज है वो हमारी लाइव मोड पर रहती है, ठीक है। और स्टडी मटेरियल कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ आपको जो है टीचर, आपका टीचिंग टीम बेस्ट रहती है। इसके बाद आपको स्पेशल डाउट सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वीकली टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे आप अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। और स्प्रिंटर बैच में जो होता है भैया, स्प्रिंटर बैच में जो लेक्चर्स होते हैं, जो क्लासेज होती है, वो रिकॉर्डेड मोड पे रहती है, ठीक है। अब लाइव मोड में लेने का यही एक मतलब होता है कि भैया आप अपनी क्लास के अंदर अपने डाउट को टीचर से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन के तौर पे अगर आपको लेना है तो आप स्प्रिंटर बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये और भी फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज रहती है, एक्सपर्ट टीचर फैकल्टी रहती है। आपके बाद यहाँ कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया, आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद वीकली टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी जानकारी मैंने आपको दी है। क्लास का पीडीएफ जो है आपको रैंकर्स एडुकेयर ऐप पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदर इंक्वायरी इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, वहां पर जाकर के आप अपनी कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अपने जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को भैया यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।